भारत उज्ज्वल उत्तर प्रदेश कार्यक्रम जिसकी श्रृंखला अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है सुमित। बिल्कुल, और लखनऊ की ये धरा, अवध की ये धरती, जिसके जरिए वर्तमान सरकार की तरफ से वर्तमान मुख्यमंत्री जो एक सपना सजाकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाना चाहते हैं, उसे कैसे वर्तमान सरकार अनामिका सार्थक कर रही है, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जिस पर विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश इस वक्त आगे बढ़ रहा है, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर इस खास कार्यक्रम उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल उत्तर प्रदेश के जरिए उसे आप सभी के सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। सर, आपने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, आप हमारे बीच मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है, ये समझने के लिए बेहद जरूरी है कि सरकार और वहां के अधिकारियों से सुमित हम बात करें और ये समझें कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और कैसे कदम उठा रही है। किसी भी कार्यक्रम की जो सार्थक शुरुआत है, जैसा हम कहते हैं, ज्योति के साथ होनी चाहिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को। कृपया मंच पर आइए और रोशनी के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जोरदार तालियां आप सभी की यहां पर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे कंट्री हेड सेल्स एंड मार्केटिंग जो डिसूजा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच कृपया सर मंच पर आइए। केशव जी, एक सवाल भी है और एक सनातनी होने के नाते हर भारतीय इस वक्त गदगद है। मैं चाहता हूँ थोड़ा अचीवमेंट के बारे में बताइए कि राम मंदिर का सपना पूरा कैसे किया आप लोगों ने। यह लड़ाई ऐतिहासिक थी। यह लड़ाई आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हुई थी, भक्ति भाव से जुड़ी हुई थी और पूरा देश नहीं पूरे दुनिया के राम भक्त 22 जनवरी का इंतजार कर रहे थे। और गुजरात के अंदर भगवान सोमनाथ का मंदिर इसी अवस्था में था जैसे अयोध्या में श्री रामलला के जन्मस्थान का था। और अगर गुजरात में भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगुवाई में हो सकता था, तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का, काशी में बाबा विश्वनाथ जी के धाम का जीर्णोद्धार आज़ादी के तत्काल बाद भगवान सोमनाथ के मंदिर की तरह हो जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद सबसे पहला घाव भारत माँ के टुकड़े करके अलग पाकिस्तान को स्वीकार करके दिया। उसके बाद तुष्टीकरण की नीति को नहीं छोड़ा। वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया और जिसके कारण से श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई जो 1949 में ही हल हो जानी चाहिए थी, उस लड़ाई को 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जब वह मुख्य यजमान के रूप में कितना कठोर अनुष्ठान करते हुए, कितना कठोर व्रत का पालन करते हुए वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, वह ऐतिहासिक घड़ी थी। मेरा सौभाग्य जरूर रहा है कि मैं श्री राम जन्मभूमि पर लगे हुए ताला को खोलने के आंदोलन का भी हिस्सा बना। 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा में भी रहा, 6 दिसंबर 92 की कार सेवा में भी रहा और 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला ने अपने चरणों में दर्शन के लिए बुलाया था। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। सर, आपने कहा आप सौभाग्यशाली हैं, हम रिपब्लिक भारत की टीम भी खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि 22 जनवरी तक, पिछले 1 महीने तक हमने अयोध्या को बहुत करीब से देखा, अच्छे से समझा, वहाँ जो लोग आए उनसे हमने बात की। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी बन रहा है। सांस्कृतिक राजधानी तो बन ही रहा है, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी इससे उत्तर प्रदेश की, टूरिज्म के लिहाज से भी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे इतना ही कहूँगा, कई लोग इस प्रकार की टिप्पणियाँ करने की कोशिश जरूर करेंगे कि जब विश्व के विभिन्न धर्मावलंबियों के जितने प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, अगर उनकी तुलना में हिंदुओं के, राम भक्तों के, सनातनियों के इस प्रमुख तीर्थ स्थल अयोध्या धाम जो सप्तपुरियों में से एक है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, मैंने पहला नाम अयोध्या धाम का आता है, और वहाँ राम भक्तों का जन सैलाब अगर इस प्रकार से उमड़ रहा है, तो मैं यह मानता हूँ कि भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, पर्यटन के आधार पर उनके देश की पूरी अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी है। लेकिन अगर आज मैं उदाहरण के लिए आपको पहले बता दूं
बाबा विश्वनाथ जी का जो काशी विश्वनाथ धाम है, अभी ज्ञानव्यापी का मामला कोर्ट के सामने है, जो फैसला होगा उसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनने मात्र से 2 वर्ष के अंदर 13 करोड़ वहां श्रद्धालु आए, दर्शन किए, काशी में रुके और उससे रोजगार के अपार अवसर सृजित हुए। 2019 में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, आप उसमें गए होंगे। 24 करोड़ लोगों ने प्रयागराज के गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाई थी। 24 करोड़ श्रद्धालु धार्मिक पर्यटक के रूप में प्रयागराज आए थे, वह भी 2 महीने के अंदर। तीसरा उदाहरण, जिस प्रकार से अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद जन सैलाब उमड़ रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया कि हम जानते हैं राम भक्ति की जो भावना है राम भक्तों की, वो तत्काल रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन आग्रह के बाद भी 2 लाख से लेकर के 4 से 5 लाख तक प्रतिदिन के एवरेज में लोगों का आना, मतलब यह अर्थव्यवस्था को एक लंबी छलांग का संदेश भी है और श्रद्धा कितनी गहरी है इसका प्रकटीकरण भी है। केशव जी, हम लोग बात कर रहे हैं उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल उत्तर प्रदेश की। योगी जी भी जब भी अपने भाषणों में रहते हैं, जैसे कि अनामिका मेरी सहयोगी आपसे पूछ भी रही थी, इकोनॉमिक फोरम पे भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की चर्चा बहुत है उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे इकोनॉमिक समिट हुए, बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए तमाम कंपनियों के साथ। इसके अचीवमेंट के बारे में बताइए, या कब तक आपको लगता है ये लक्ष्य पा लेगी सरकार? देखिए, मैं यह मानता हूं कि देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है। इसको जैसे भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, वैसे उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश के कारण से, बड़े पैमाने पर जो हमारे सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो इंफ्रा खड़ा कर रहे हैं, जो रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं, जो गांव के अंदर जो लोगों की जरूरत है उसको भी पूरा कर रहे हैं, गांव को भी स्मार्ट बना रहे हैं शहर की तरह। तो इसके कारण से अर्थव्यवस्था एक लंबी छलांग लगाने की ओर उत्तर प्रदेश की भी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की जो लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की ओर अग्रसर। अयोध्या से लगे हुए कुछ ऐसे भी जिले हैं जिन पर फोकस नहीं रहा पहले, लेकिन अब सरकार फोकस कर रही है और अच्छा विकास वहां भी हो रहा है। गोंडा, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगरिया, ऐसे कुछ जिले हैं जहां फोकस नहीं रहा है। अब और ज्यादा कैसे विकसित हो, अयोध्या से जोड़कर इससे आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या योजनाएं हैं? एक आपको अच्छी बात मैं बता दूं, रिपब्लिक भारत के इस मंच से आपने बहुत अच्छा नाम दिया है, उज्ज्वल भारत नाम दिया है, उज्ज्वल उत्तर प्रदेश नाम दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हुए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार की दृष्टि में 75 जिले हैं और 75 जिलों में सभी वीआईपी जिले हैं, कोई नॉन वीआईपी जिला नहीं है। हम 75 जिलों को शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो देंगे, और आने वाले समय में गांव हो चाहे शहर हो, सबको 24 घंटे बिजली देने का काम किया जाता है। हमारी सरकार में सभी 75 जिलों का विकास हुआ है, चाहे भगवान राम जी से जुड़ा हुआ हो, चाहे भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ हो, चाहे भगवान तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रयागराज के कुंभ से जुड़ा हुआ हो, चाहे नैमिषारण हो, चाहे विंध्याचल धाम हो। सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है। पर्यटकों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। 1 जनवरी को आप अगर देखें तो जो धार्मिक स्थल हैं, जितनी संख्या गोवा नहीं जाती है उससे 4 गुना संख्या काशी और अयोध्या मथुरा में आती है। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है, ये संस्कार भी बदले हैं सरकार के कारण से। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी, आपने समय निकाला और उम्मीद करता हूँ कैबिनेट घूम के आएगी। एक बार मोदी जी तो गए हैं, लेकिन आप लोग भी एक बार होके आइए। जरूर। मीटिंग है अयोध्या में। नहीं, अयोध्या तो हम तो जाते ही रहते, मैं तो कार सेवक हूँ, मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। लेकिन बाकी देश को मैं भी जहाँ मौका मिलेगा समाज की सेवा, प्रदेश की सेवा करते हुए कभी जाएंगे। अभी तो कमल खिलाने के लिए हम लोग लगे हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, मैं सर से अनुरोध करूंगी कि सर प्लीज आप मंच पर आएं और हमें बताएं कि कैसे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़े, प्रदेश और मजबूत हो। हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। अभी इजराइल और हमास युद्ध की बात कर लें,
G20 की अध्यक्षता की बात कर लें, तो ये सारा कुछ जो बिना रुके बिना थके उन्होंने काम किया है, उसका नतीजा है। तो मैं कह सकता हूं कि जहां एक और इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। और जो पिछली सरकारों में, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, पिछली सरकारों में जो एक राजाशाही कि राजा का बेटा राजा होगा, मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को दे दी सत्ता। भाई भतीजे परिवार, और परिवार से थोड़ा आगे निकले तो मामा मौसी के लड़के तक सीमित रह गए, और उससे आगे निकले तो अपनी जाति तक सीमित रह गए। उसमें जब नौकरियां निकलती थी, पुलिस की नौकरियां निकलती थी, तो इटावा सैफई और आसपास के जो लोग हैं उनको नौकरी में तो चलो छूट थी कि भाई हमारे गांव के आसपास के लोग हैं, लेकिन गांव से बाहर, इस इटावा सैफई के बाहर के जो लोग थे, जो यादव थे, उनको भी 5 लाख और 10 लाख रुपए देना पड़ता था नौकरी के लिए। बोलियां लगती थी, और व्यक्ति अपना खेत बेच देता था, मकान गिरवी रख देता था अपने बेटे की नौकरी लगाने के लिए, और लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो पैसा वापस मांगने के लिए उसकी चप्पल घिस जाती थी। 10 लाख दिया, 4 लाख 5 लाख वापस हो गया, और उसके बाद वो मांगना छोड़ देता था। लेकिन लाखों नौकरी लगी है, आप सब मन में विचार करिएगा तो आपके किसी जानने वाले दोस्त यार जान पहचान के लोगों की नौकरी लगी है, बिना जाति धर्म भेदभाव के, मजहब के भेदभाव के, किसी के बेटे की नौकरी लगी, किसी की बेटी की नौकरी लगी, मुस्लिम की भी लगी, दलित की भी लगी, वैश्य की भी लगी, ब्राह्मण की भी लगी, और आदमी छाती ठोक के कहता है मेरिट के अनुसार पर लगी, किसी के बिना सिफारिश के लगी, किसी के बिना पैसे देने की लगी। ये बदलाव आप सब महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन हुआ, तो दुनिया के 17 देशों में 21 मेजर सिटीज़ में हमने रोड शो किए, और पूरी दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उनके ऊपर जो विश्वास है, भरोसा है, यूपी की जो छवि है उसके नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसके नाम पर हाथों हाथ लोगों ने लेने का काम किया। और अब तक की देश की सबसे बड़ी 33,50,000 करोड़ रुपए के हमें MOU प्राप्त हुए, प्रस्ताव प्राप्त हुए, और सबसे बड़ी एक इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने की। अभी जो इन एक साल में जो एक माहौल बना, 6.5 लाख करोड़ बढ़ करके और आ गया, 40 लाख करोड़ हम पार कर चुके हैं। इस बात का ये माने गारंटी है, इस बात को दिखाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है, तब जाकर के लोग अपने से आ रहे हैं, बिना किसी प्रयास के आ रहे हैं। आर भारत, उज्जवल भारत, उज्जवल भारत, निश्चित रूप से उज्जवल भारत आज देश ही नहीं पूरी दुनिया ने भारत की चमक और धमक को महसूस किया है। पहले 2 ही देश थे, एक अमेरिका और एक इजराइल, जो अपने दुश्मन से बदला लेते थे, घर में घुस के मारते थे चाहे कितनी भी देर हो जाए। 2019 में आपने देखा हमारे CRPF के जवानों पर घात लगा के हमला किया, तो भारत तीसरी महाशक्ति बन करके उभरा, दुश्मनों को घर में घुस करके मार करके जवाब देने का काम किया, चाहे एयर स्ट्राइक हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। आज हम देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से हम सब के ऐसे प्रयासों से, मैं चैनल के परिवार के सभी लोगों का मैं नाम तो नहीं ले पाया, लेकिन एक जन का इस इतने अच्छे कार्यक्रम के आयोजन में एक लोगों के सहयोग के लिए, जिन लोगों का सहयोग है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय गृह मंत्री जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।